आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या है। इससे पहले हम लोग दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा लोकस। लोकस हम लोग रिसेंटली पढ़े थे, जिसमें दो चीज मेनली पढ़े थे, एक तो डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लोकस और एक लोकस का खुद का डेफिनेशन। उन दोनों को हम लोग अप्लाई करके कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बनाए थे। हम लोग जेईई में पूछे गए सवाल भी एक दो बनाए थे। स्ट्रेट लाइन के बाद जो चैप्टर भरेंगे ना, उनमें सर्कल होगा, इलिप्स होगा या पैराबोला होगा, जो भी होगा वो सभी में स्ट्रेट लाइन का यूज होने वाला है। इसलिए स्ट्रेट लाइन का चैप्टर को अच्छी तरह से समझना बहुत ही ज़रूरी है। और स्ट्रेट लाइन वैसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जेईई में इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, या फिर एक से ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन उस एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझना पड़ेगा। आप अगर चाह रहे हो कि नहीं 2 घंटा में आप मुझे पूरा समझा दो, उतना ही बहुत है, तो उतना बहुत एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि जेईई का जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअली डेप्थ में सवाल पूछते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पूछता है। जैसे आप जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम को देखेंगे तो उसमें आप ट्रिक का रट्टा मार करके जाएंगे तो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, फलाना ढिमकाना, जितने भी एग्ज़ाम है सबके क्वेश्चंस आप हिला सकते हैं। लेकिन जेईई का क्वेश्चंस आप ऐसे नहीं हिला सकते हैं। आपके पास एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, आपके पास इन डेप्थ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास वो हो तभी आप जेईई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जेईई का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैशनेटली क्यूरियस होना पड़ेगा, आपको पैशनेटली स्टडी करना पड़ेगा, पैशनेटली आपको एक एक चीज़ पर काम करना पड़ेगा। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको पहले इस चैप्टर का स्ट्रेट लाइन में पहले आपको स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन बताऊंगा आज, उसके बाद इंक्लाइनेशन बताऊंगा, फिर स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बताऊंगा, और टाइम बचेगा तो इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो पहले आप हेडिंग लिखिए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। हमारे पास बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। हम लोग बेसिक क्लासेस में कुछ ग्राफ खींचे भी हैं। क्लास 9th में 10th में कुछ पॉइंट पुट करते थे, फिर मिला देते थे, वहां से कुछ ग्राफ है मिलता था। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग देखते हैं, ग्राफिकल स्टडी करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। अब इन ग्राफ की प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ऑब्जर्वेशन से। लेट्स ऑब्जर्व दिस ग्राफ। अगर आप इन तीनों ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ग्राफ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो क्या मिलेगा, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी। तो दोनों पॉइंट को अगर हम स्केल से मिला देते हैं तो उससे एक लाइन सेगमेंट ए बी मिलेगा। इस लाइन सेगमेंट ए बी का हर एक पॉइंट क्या उसी दिए गए ग्राफ का पॉइंट है? पूछो अपने से, क्या इस लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट उस ग्राफ पर भी लाई कर रहा है जो पहले से दिया हुआ था? तो आपका जवाब होगा ना। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉइंट अगर हम लेते हैं ए बी लाइन सेगमेंट पर, ये पॉइंट पी, तो ये पॉइंट पी उस ग्राफ पर लाई नहीं कर रहा है जो पहले से दिया हुआ था, ये सिर्फ उस लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई कर रहा है। उसी तरह से इस ग्राफ में भी है। इस ग्राफ में अगर हम 2 पॉइंट लेंगे तो इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो ये लाइन सेगमेंट होगा ए बी, इस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट पहले से दिए गए सर्कुलर ग्राफ पर लाई नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है ना। तो देखो अगर यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं तो ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB पर लाई कर रहा है, लेकिन उस ग्राफ पर लाई नहीं कर रहा है जो पहले से दिया हुआ है ना। सिंपल सी बात है। अब एक तीसरा ग्राफ दिखाता हूँ। इस ग्राफ में ये पहले से लाइन दिया हुआ है, इस पर आप 2 पॉइंट ले लीजिए, एक A और दूसरा B। इन दोनों पॉइंट को आप एक स्केल से मिला दीजिए तो एक लाइन सेगमेंट AB मिलेगा। इस लाइन सेगमेंट AB का क्या हर एक पॉइंट पहले से दिए गए ग्राफ पर लाई कर रहा है? तो हम बोलेंगे हाँ। कैसे? देखो अगर मान लो इस लाइन सेगमेंट ए बी पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P, तो ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई करने के साथ साथ उस ग्राफ पर भी लाई कर रहा है जो पहले से दिया हुआ था। सिंपल सी बात है। तो हम लोग को 2 टाइप का ग्राफ मिलेगा। अगर एक ग्राफ पर हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, उस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट उस ग्राफ पर लाई नहीं करेगा,
तो ऐसे केस में जो दिया हुआ ग्राफ है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे, तो इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे और इसको भी स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो बीच वाला ग्राफ है, इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट फिर से उसी ग्राफ पर लाई कर रहा है जो पहले से दिया हुआ था। तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का आप डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा। कैसे स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन लिखोगे, तो अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व इन विच, हम लोग दो पॉइंट ले लेंगे तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट फिर से उसी ग्राफ पर लाई करेगा जो पहले से दिया हुआ होगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। तो अब ये तो समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, तो अ कर्व, कर्व का मतलब ग्राफ, इस बात को देख करके घबराना नहीं है कि कर्व बोल रहा है, तो स्टाइल दिखाने के लिए हम लोग सिर्फ कर्व बोलते हैं। ग्राफ, a curve is said to be a straight line, straight line if all the points lying on a line segment joining any two points of the graph या curve again lie on the curve। जैसे एग्जांपल दे दिया, ये एक ग्राफ लिया, इस ग्राफ पर दो पॉइंट ले लिया ए बी, इन दोनों को मिला दिया तो इससे एक लाइन सेगमेंट ए बी बना। इस लाइन सेगमेंट ए बी का हर एक पॉइंट उस ग्राफ पर लाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये एक लाइन ले लिया, इस ग्राफ पर दो पॉइंट लिया, एक पी और एक क्यू। अब इस पी क्यू को मिलाने वाला जो एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं एस, तो ये पॉइंट एस जो है ना उस लाइन सेगमेंट ए बी पर फिर से लाई कर रहा है, तो इसीलिए ये हो गया स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्लियर होते ही हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है इंक्लाइनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंक्लाइनेशन पर आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इंक्लाइनेशन? तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। अब कभी अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ लाइन, तो आप समझ जाना स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, टेढ़े मेढ़े लाइन की बात नहीं हो रही है ना। तो आप समझो ये है इंक्लाइनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो मान लो कि हमारे पास क्या है ना, कोई स्ट्रेट लाइन है कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो ये है आपका एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस, एक्स वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग फेमसली ओरिजिन के नाम से जानते हैं। बच्चा बच्चा को पता है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, है ना, कोई स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो डायरेक्शन है इधर से उधर, ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाता है। उसके साथ ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है थीटा। अब इस एंगल थीटा को हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लाइनेशन बोलेंगे। क्या क्लियर हो गया? तो दिस एंगल थीटा इज सेड टू बी द इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब, इंक्लाइनेशन को आम बोलचाल में झुकाव बोलते हैं, झुकाव। तो ये झुकाव की बात हो रही है ना। देखो, तो बोला इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बोला कि द एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ
with the positive with the positive direction of x axis is called inclination. Is it clear? Okay. This inclination is generally denoted by theta. So this is the angle theta. अब कोई बोलेगा नहीं हम तो क्लॉकवाइज में मापेंगे, ऐसे करके मापेंगे, तो नहीं माना जाएगा। क्यों? ये एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन का मतलब क्या है? कन्वेंशन है। कि पहली बार जिसने इस इंक्लाइनेशन को डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिए, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में अपने मन से काबिलियती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो थीटा इज द इंक्लाइनेशन, है ना। चलो ठीक है, अगर आप नोट कर लिए तो आगे मैं एक बात यहाँ पर इंक्लाइनेशन से रिलेटेड एक बात बोल देता हूँ। दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन, कन्वेंशनल कंडीशन। क्या कंडीशन है कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा कम से कम कितना हो सकता है? 0, और घुमाएंगे तो बढ़ते जाएगा। लेकिन इस पर रोक लगाया गया है कि ये देखो ऐसे करके तो हुआ भरा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, चाहते जाते 180 तक ही जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे घुमाओगे तो फिर इधर एंगल निकलने लगेगा। वैसे इस पर रोक लगाया गया। आप खाली कुछ इतना समझ जाओ कि इस थीटा पर रोक लगाया गया। क्या कंडीशन लगाया कि थीटा जो है ना, थीटा 0 डिग्री हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन और 180 से छोटा होना चाहिए। थीटा कभी 180 नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ये कन्वेंशनल कंडीशन है, सिंपल सी बात, याद रखो। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कई लोग इस बात को भूल जाते हैं तो बाद में दिक्कत हो जाती है? तो क्या 200 डिग्री कभी इंक्लाइनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इस बात को लिख लीजिए। आइए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है स्लोप, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। आ जाइए, क्या है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? देखिए हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोन एज ओरिजिन। अब ये तुम स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तब इस थीटा को आप क्या बोलोगे? इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन। तब ये जो टेन थीटा है, इस टेन थीटा को स्लोप कहेंगे। अब ये कौन सा टेन थीटा की बात हो रही है भाई? ये टेन थीटा ट्रिगोनोमेट्री वाला टेन थीटा की बात हो रही है, जिसको आप परपेंडिकुलर बाय बेस भर करके आए थे, उसी टेन थीटा की बात हो रही है। फिर से यहाँ पर कोई काबिलियती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम तो कॉट थीटा लेंगे तुम लो साइन टेन थीटा, नहीं चलेगा। सबको सेम ही लेना है, इंटरनेशनली डिफाइंड है ना। क्या है? स्लोप बराबर टेन थीटा होगा। अब इस टेन थीटा पर थोड़ा सा डेफिनेशन पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर रिसर्च करेंगे और एक दो बातें। आइए लिखते हैं डेफिनेशन स्लोप का। स्लोप का डेफिनेशन है, बोल रहा है कि इफ थीटा बी द एंगल मेड बाय a straight line with the positive direction of
एक्स एक्सिस है ना, देन tan theta is called its slope. tan theta को क्या बोलेंगे? स्लोप. It is denoted by m. It is denoted by m. Therefore स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? tan theta, यानी m बराबर tan theta. समझ में? tan थीटा को स्लोप कहेंगे, उसे m से डिनोट किया जाएगा. छोटी वाली बात है, छोटी बात है, इस बात को याद रखेंगे. आगे हम लोग कुछ इस tan थीटा की यानी स्लोप की प्रॉपर्टी देखते हैं. पहली बात, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि थीटा जो है ना 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 नहीं हो सकता है. तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, है ना. अब एक बात और बता रहा हूँ, ये जो tan थीटा है यानी स्लोप है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकता है ना. तो इस बात को आप लिख लीजिए. तो हम कहेंगे कि स्लोप, स्लोप का मतलब m, स्लोप यानी m कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सभी हो सकता है. अब हम ये बात करते हैं कि tan थीटा यानी ये जो स्लोप है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, चर्चा करते हैं. आपको पता होगा कि ये जो थीटा है 0 से 180 के बीच में अगर है तो थीटा एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है. मान लो थीटा एक्यूट एंगल हो गया, तब tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. थीटा अगर ऑब्ट्यूस हुआ तब tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा. ये पढ़े हो आप क्लास 10 में 0 से 90 डिग्री का टेबल ट्रिगोनोमेट्री में याद किए थे. वहां सभी वैल्यू tan थीटा का पॉजिटिव था. लेकिन आप अगर जो ही क्लास 11th का ट्रिगो पढ़ेंगे तो वहां पर tan 120 डिग्री यानी का की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है. उसी तरह से tan 150 डिग्री वो भी नेगेटिव. तो मेरा कहने का मतलब tan थीटा एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो स्लोप जो है आपका वो नेगेटिव होगा. इसका मतलब थीटा कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा, है ना. और स्लोप अगर मान लो कि पॉजिटिव हुआ तब थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा. क्योंकि tan ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है. ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा. एक्यूट एंगल का मतलब 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा. इतना तो याद होगा ना आपको. तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं. स्लोप अगर मान लो कि 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा 0 होगा, क्योंकि मतलब ये थीटा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि tan 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है. अगर स्लोप अनडिफाइंड हुआ, अनडिफाइंड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि थीटा, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा. क्योंकि tan 90 डिग्री कितना होता है? अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी. क्लास 10 में आप पढ़े होंगे. तो थीटा 90 होते ही स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा. ग्राफिकली क्या मतलब है? अगर थीटा, ग्राफिकली क्या मतलब है? ग्राफिकली ये मतलब है कि अगर थीटा 90 हुआ तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, यानी ये 90 डिग्री. आप एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के साथ कितना है, कैसा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. इसका मतलब द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो जितने भी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. और अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल वो कितना बना रहा है? 0 डिग्री. तब उसका स्लोप 0 होगा. ठीक है, इस बात को याद रखिए. इतनी बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है ना. अब मैं चलता हूं आगे. आगे क्या करेंगे देखिए. अगर आप स्लोप का डेफिनेशन समझ गए
तो अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए हम लोग कुछ बच्चा वाला क्वेश्चन बनाते हैं। बच्चा वाला का मतलब बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं लिखने जा रहा हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है स्लोप से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। ठीक, आइए क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप of a straight line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y-axis in clockwise sense। देखिए, कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब आपको उसका स्लोप बताना है। आओ देखो, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये कोई स्ट्रेट लाइन है, आप स्ट्रेट ग्राफ अपने से खींच रहे हैं, हम ओरिजिन से ही गुजार दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका स्ट्रेट लाइन, दिखाई दे रहा है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसी ग्राफ होगा, है ना। अब आपको बताना है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात है। देखो, इंक्लाइनेशन किसको बोलते हैं, जब ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब इस थीटा को हम लोग इंक्लाइनेशन बोलते हैं। तब इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लाइनेशन कितना होगा, तो ये अगर इधर 30 डिग्री एंगल बना तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तभी ना 60 + 30 = 90 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है। तो दिस इज द एंगल 60 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ये इंक्लाइनेशन हुआ। अब आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालो। स्लोप क्या होगा, स्लोप बराबर tan थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है, इंक्लाइनेशन, है ना। कितना हुआ, tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, क्लास 10 में पढ़े हैं, √3। ये होता है 1.7 लगभग, है ना। तो दिस इज द आंसर। समझ में आएगी ना। स्लोप पॉइंट में भी हो सकता है, यानी डेसिमल में भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। फाइंड द क्वेश्चन है कि द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which is equally inclined with the axis is, is option A 1, option B -1, option C +-1, option D none। ये क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल वो वाई एक्सिस के साथ बनाता है। तो आपको बताना है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। बताओ, कितना आसान है। तो दिस इज जस्ट अ लॉलीपॉप। लॉलीपॉप का मतलब खाने वाला नहीं, लॉलीपॉप मीन्स जस्ट अ फ्रेज, मीन्स आसान। आसान है ये क्वेश्चन, इसीलिए लॉलीपॉप बोल सकते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है, तो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही वाई एक्सिस के साथ, मतलब ऐसे ग्राफ होना चाहिए।
अबे ये हुआ, ठीक है ग्राफ। एक्स एक्सिस के साथ इधर 45 बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ भी इधर 45 बनाएगा, तभी तो इक्वली इंक्लाइंड होगा, क्योंकि टोटल कितना है 90 होता है, तो एक 45 तो दूसरा भी 45, तो कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो इसका स्लोप बताना है, तो इंक्लाइनेशन कितना है, इंक्लाइनेशन बताओ तो, इंक्लाइनेशन ये है ना 45, यही तो इंक्लाइनेशन है, तो स्लोप कितना होगा 10 थीटा, यानी 10 45 मीन्स 1 प्लस 1, 1045 की वैल्यू कितनी होती है +1, क्लास 10 में हम लोग रट्टा मारे थे, याद आ रहा है। तो अगर +1 है तो +1 में टिक लगना चाहिए, लेकिन उसका ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये गलत है। क्यों गलत है, ऐसा तो स्ट्रेट लाइन हो ही सकता है इक्वली इंक्लाइंड, लेकिन कोई बोलेगा कि देखो भाई वही स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी तो गुजर सकता था ना, तब भी तो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर मान लो 45 एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस के साथ 45 एंगल बना रहा है, एक्स के साथ 45, वाई के साथ भी 45, तो तब भी तो ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसका स्लोप किधर गया। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, तो दो पॉसिबल केस है, या तो वो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजर जाए, या वो स्ट्रेट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजर जाए। तो आपने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला +1, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का स्लोप कौन बताएगा। तो कैसे बताएंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इस स्ट्रेट लाइन का हम लोग को इंक्लाइनेशन पता करना पड़ेगा, कितना इंक्लाइनेशन है जरा सोचो। तो देखो, तो ये स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है टोटल, यहाँ से यहाँ, ये ना कितना है टोटल, ये जोड़ो 45, फिर से 45, टोटल 90, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद फिर से 45, कितना हो 135। तो अगेन जो स्लोप होगा वो 135, 45 प्लस 45 प्लस 45 135 होता है। अब ये 110 135 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, आप अगर क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर सीखेंगे कि 10 135 डिग्री की जो वैल्यू है एक्चुअली में वो -1 होती है, -1। अब मैं ट्रिगो अभी नहीं बता रहा हूं, तो इसलिए बताऊंगा नहीं कि कैसे निकालते हैं, आप इसको याद रखिए -1। सो +1 और -1 दोनों ही आंसर हो सकता है ना। तो समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं चर्चा पर। कितना समझ में आ गया, कुछ नहीं है, आसानी तो है। चलो देखो,